दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 9वीं कक्षा के विज्ञान का अध्याय 14 जो है प्राकृतिक संपदा यानी नेचुरल रिसोर्सेज। दोस्तों प्राकृतिक संपदा क्या होती है, ये हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी और लाभदायक होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। जल, वायु ये सब प्राकृतिक संपदा है। इसके अलावा सूरज जो है हमें ऊर्जा देता है। जैव रासायनिक प्रक्रम क्या है, ऑक्सीजन चक्र, कार्बन चक्र और नाइट्रोजन चक्र क्या होता है और विभिन्न जैविक गतिविधियां किस प्रकार से संचालित होती हैं, आज की इस वीडियो में जानेंगे। और अंत में आप पढ़ेंगे इस अध्याय का सारांश। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 9वीं कक्षा के विज्ञान का अध्याय 14 प्राकृतिक संपदा। दोस्तों हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन विद्यमान है। पृथ्वी पर जीवन के बहुत सारे कारक हैं और जीवन के लिए परिवेश, ताप, जल और भोजन की आवश्यकता होती है, ये आप सभी को पता है। और पृथ्वी पे जो उपलब्ध जीव हैं उनकी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमको सूरज से ऊर्जा मिलती है और ये पृथ्वी पर उपलब्ध संपदा जो है उनकी आवश्यकता भी पड़ती है ताकि जीवधारियों का जीवन जो है आसानी से आगे बढ़ सके। पृथ्वी पर ये संपदा कौन कौन सी है इसके बारे में जानना जरूरी है। दोस्तों ये स्थल, जल और वायु हैं। पृथ्वी पर जो संपदा है स्थल, जल और वायु हैं। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत जो होती है इसको स्थल मंडल कहा जाता है और पृथ्वी के 75% भाग पर जल है। ये भूमिगत जल के रूप में भी पाया जाता है और इन सभी को जल मंडल कहा जाता है, जिनको हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है। दोस्तों वायु जो पूरी पृथ्वी को कंबल के समान एक मोटी परत से ढके हुए है उसको वायुमंडल या एटमॉस्फियर कहा जाता है। जीवित पदार्थ वही पाए जाते हैं जहां ये तीनों अवयव उपस्थित होते हैं, यानी जल, स्थल और वायु, यहाँ पर जीवन की संभावना होती है। जीवन को आश्रय देने वाला पृथ्वी का यह घेरा जहाँ वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल एक दूसरे से मिलकर ये सभी जीवन को संभव बनाते हैं और इसी को जीवमंडल या बायोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। तो बहुत आप आसानी से समझ सकते हैं जलमंडल क्या है, स्थल मंडल क्या है और वायुमंडल क्या है और इसके साथ ही साथ जीवमंडल कहाँ क्या होता है। दोस्तों जीवमंडल जो है अपने में स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल को उन सभी क्षेत्रों को समेटे हुए है जहाँ पर जीवन पाया जाता है। दोस्तों सजीव जो हैं वो जीवमंडल के जैविक घटक को बनाते हैं। वायु, जल और मृदा जीवमंडल के निर्जीव घटक हैं और इन अजैव घटकों जो पृथ्वी पर जीवन के संपोषण के लिए आवश्यक हैं उनकी भूमिका के बारे में जानेंगे कि वायु, जल और मृदा भले ही निर्जीव घटक हैं लेकिन यहाँ पर ये जो अजैव घटक है किस प्रकार से जीवन में सहायक होते हैं उनके बारे में आइए जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे जीवन की सांस वायु के बारे में। दोस्तों वायु के घटक के बारे में आप जानते हैं, वायु में बहुत सारी गैसें जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प आदि पाए जाते हैं और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पृथ्वी पर जीवन जो है वायु के घटकों का ही परिणाम है। शुक्र और मंगल जो ग्रह हैं वहाँ पे कोई जीवन नहीं है। वायुमंडल का मुख्य घटक कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर है और देखा जाए तो शुक्र और मंगल ग्रहों के वायुमंडल में 95 से 97% तक केवल कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। दोस्तों यूकैरियोटिक कोशिकाओं और बहुत सी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को ग्लूकोज अणुओं को तोड़ने और उससे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसके परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति होती है। दूसरी प्रक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन की खपत होती है और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है वो प्रक्रिया दहन होती है। जब किसी वस्तु का दहन होता है तो उसमें ऑक्सीजन जो है जलने में सहायक गैस का काम करती है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। दोस्तों केवल मनुष्य के वे क्रियाकलाप ही नहीं जो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ईंधन को जलाते हैं, बल्कि जंगलों में लगी आग भी इसमें शामिल है। इसके अलावा हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 1% का एक छोटा सा भाग है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की दो विधियों से स्थिर होती है। पहला, हरे पेड़ पौधे सूर्य की किरणों की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदल देते हैं और दूसरा, बहुत से समुद्री जंतु समुद्री जल में घुले कार्बोनेट को अपने कवच बनाते हैं। तो इस तरह से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है स्थिर रहती है।
जलवायु के नियंत्रण में वायुमंडल की भूमिका क्या होती है? दोस्तों, हम जानते हैं कि जो वायुमंडल है वो पृथ्वी को कंबल की तरह एक मोटी परत से या आवरण से जो है ढकी हुई है और वायु ऊष्मा का कुचालक होता है, हम जानते हैं। वायुमंडल पृथ्वी के औसत तापमान को दिन के समय और यहाँ तक कि पूरे वर्ष भर लगभग समान या नियत रखता है। वायुमंडल दिन में तापमान को अचानक बढ़ने से रोकता है और रात के समय ऊष्मा को बाहरी अंतरिक्ष में जाने की दर को भी कम करता है। चंद्रमा के बारे में सोचा जाए, जो सूरज से लगभग उतनी ही दूरी पर है जितना कि पृथ्वी, इसके बावजूद चंद्रमा की जो सतह है वहाँ वायुमंडल नहीं है, जिस कारण वहाँ पर तापमान -190 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होता है। यानी वहाँ पर जो तापमान का जो निचला स्तर है बहुत अधिक यानी बहुत कम होता है और हाईएस्ट तापमान बहुत अधिक होता है। दोस्तों, बालू और जल एक समान दर से गर्म नहीं होते हैं और उनके ठंडा होने की दर भी एक समान नहीं होती है। देखिए, वायु की गति या पवन क्या होती है उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, हम दिन भर की गर्मी के बाद शाम को बहने वाले ठंडे समीर से राहत महसूस करते हैं। कभी कभी कई दिनों तक अत्यधिक गर्म मौसम के बाद वर्षा होती है। वायु की गति का कारण क्या है और कौन से कारण हैं जो उसे कभी समीर, कभी तेज हवा, कभी तूफान के रूप में गति प्रदान करते हैं? वर्षा का कारण क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, ये सभी प्रक्रियाएं हमारे वायुमंडल में हवा के गर्म होने और जलवाष्प के बनने का परिणाम होती हैं। जलवाष्प जीवित प्राणियों के क्रियाकलापों और जल के गर्म होने के कारण बनती है। स्थलीय भाग या जलीय भाग से होने वाले विकिरण के परावर्तन और पुनर्विकिरण के कारण वायुमंडल गर्म होता है। गर्म होने पर वायु में संवहन धाराएं उत्पन्न होती हैं और संवहन धाराओं की प्रकृति को जानने के लिए आप क्रियाकलाप कर सकते हैं। वायु के असमान तापमान से वायु प्रवाह जो है कैसे होता है, तो देखिए यहाँ पर एक प्रयोग किया गया है और इससे ये निष्कर्ष निकलता है दोस्तों कि देखिए कि किस दिशा से गर्म और ठंडी हवा चलती है। जब वायु स्थल और जल के विकिरण के कारण गर्म होती है तो ये ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। आप जानते हैं, वायु गर्म होने पर ऊपर की ओर उठती है और जल की अपेक्षा स्थल जल्दी गर्म होते हैं, इसलिए स्थल के ऊपर की वायु जल के ऊपर की वायु की अपेक्षा तेजी से गर्म होती है। इस कारण यदि हम तटीय क्षेत्रों को दिन में देखते हैं तो वो पाते हैं कि स्थल के ऊपर की वायु तेजी से गर्म होकर ऊपर उठना शुरू होती है और जैसे ही यह वायु ऊपर की ओर उठती है वहाँ कम दाब का क्षेत्र बन जाता है और समुद्र से ऊपर वायु कम दाब वाले क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती है और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वायु की गति जो होती है वो पवनों का निर्माण करती है। दिन के समय हवा की दिशा समुद्र से स्थल की ओर होती है। रात के समय स्थल और समुद्र दोनों ठंडे होने लगते हैं, लेकिन स्थल की अपेक्षा जल धीरे धीरे ठंडा होता है, इसलिए जल के ऊपर की वायु स्थल के ऊपर की वायु से गर्म होती है और इस कारण होता ये है कि स्थलीय समीर और समुद्री समीर में अंतर होता है। हवा की सभी गतियां वायुमंडलीय प्रक्रियाओं का परिणाम होती हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल के असमान विधियों से गर्म होने के कारण होती हैं, लेकिन इन हवाओं को बहुत से अन्य कारक भी प्रभावित करते हैं, जैसे पृथ्वी की घूर्णन गति या पवन के मार्ग में आने वाली पर्वत श्रृंखलाएं जो हैं वायु की गति को प्रभावित करती हैं। और इसमें जो वायु की गति से या दिशा परिवर्तन से एक महत्वपूर्ण कारक होता है वर्षा। वर्षा के बारे में जानते हैं कि वर्षा जो है या जलवायु को कैसे प्रभावित करता है, इसके बारे में। दोस्तों, देखिए कि दिन के समय जब जलीय भाग गर्म हो जाते हैं तब बहुत बड़ी मात्रा में जलवाष्प बनती है। जलवाष्प की कुछ मात्रा विभिन्न जैविक क्रियाओं के कारण वायुमंडल में चली जाती है। यह वायु भी गर्म हो जाती है और गर्म वायु अपने साथ जलवाष्प को लेकर ऊपर उठ जाती है। जैसे ही वायु ऊपर की ओर उठती है, ये फैलती है तो ठंडी हो जाती है। ठंडा होने के कारण हवा में उपस्थित जलवाष्प छोटी छोटी जल की बूंदों के रूप में संघनित हो जाती है। जल का ये जो संघनन है, कंडेंसन जो होता है, ये सहज हो जाता है और यदि कुछ कण नाभिक की तरह कार्य करके अपने चारों ओर बूंदों को जमा होने देते हैं तो सामान्यतः वायु में उपस्थित धूल के कण और दूसरे निलंबित कण नाभिक के रूप में कार्य करने लगते हैं। एक बार जब जल की बूंदें निर्मित हो जाती हैं तो वो संघनित होने के कारण बड़ी हो जाती हैं। जब ये बूंदें बड़ी और भारी हो जाती हैं तो ये वर्षा के रूप में नीचे की ओर गिरती हैं और कभी कभी जब वायु का तापमान काफ़ी कम हो जाता है
तो ये वर्षाकण हिमवृष्टि अथवा ओले के रूप में अवक्षेपित हो जाती हैं और बहुत अधिक नुकसान पहुंचाती हैं। दोस्तों, वर्षा का जो प्रारूप या पैटर्न है वो भी पवनों के पैटर्न पर निर्भर करता है। भारत के बहुत बड़े भूभाग में अधिकतर वर्षा दक्षिण पश्चिमी और उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। और हमने मौसम की सूचनाओं में भी सुना है कि बंगाल की खाड़ी में वायु का दबाव कम होने के कारण कई क्षेत्रों में वर्षा हुई। यहाँ पर देखिए उपग्रह द्वारा वर्षा के प्रतिरूप का चित्र दिखाया गया है। अब आइए जानते हैं दोस्तों, वायु प्रदूषण क्या होता है। एयर पोल्यूशन। हम समाचारों में ये सुनते हैं कि नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड का स्तर बढ़ा है और लोग प्राय दुख प्रकट करते हैं कि उनके बचपन से लेकर अभी तक वायु की गुणवत्ता में कमी आई है, यानी उसकी गुणवत्ता में ह्रास हुआ है और गुणवत्ता प्रभावित हुई है। इसके कारण क्या हो सकते हैं? तो अनेक प्रकार के जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम पदार्थों में नाइट्रोजन और सल्फर की बहुत कम मात्रा होती है। जब ये ईंधन जलते हैं तो नाइट्रोजन और सल्फर भी इसके साथ जलते हैं। ये नाइट्रोजन और सल्फर के विभिन्न ऑक्साइड बनाते हैं और इन गैसों को केवल सांस के रूप में लेना ही खतरनाक नहीं है, ये इस रूप में भी खतरनाक होती हैं कि वर्षा के जल में मिलकर अम्लीय वर्षा या एसिडिक रेन करती हैं। जीवाश्म ईंधनों का दहन वायु में निलंबित कणों की मात्रा को भी बढ़ा देता है और ये निलंबित कण बिना जले कार्बन के कण या पदार्थ हो सकते हैं, जिनको कि हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। इन सभी प्रदूषकों की अधिक मात्रा में उपस्थिति दृश्यता को कम करती है। विशेषकर सर्दी के मौसम में जब जल भी वायु के साथ संघनित होता है तो इसे धूम कोहरा या स्माग कहते हैं। और कुल मिलाकर ये जो स्माग होता है ये वायु प्रदूषण का संकेतक होता है। और इन पदार्थ वाली वायु में या स्मॉग में, धूम्र कोहरे में सांस लेने से कैंसर, हृदय रोग, एलर्जी और सांस संबंधी अनेक बीमारियां हो जाती हैं। वायु में स्थित इन पदार्थों को, जो हमारे जीवन और स्वास्थ्य के लिए अवांछनीय हैं, इसको वायु प्रदूषण कहा जाता है। दोस्तों, आइए जल के बारे में जानते हैं। जल जो है एक अद्भुत द्रव है और ये पृथ्वी पर उपलब्ध है। पृथ्वी के बहुत बड़े सतह पर, यूँ कहें कि तीन चौथाई भाग पर पृथ्वी के जल है। जल की कुछ मात्रा जलवाष्प के रूप में वायुमंडल में पाई जाती है और पृथ्वी की सतह पर पाया जाने वाला अधिकतर जल समुद्र और महासागरों में पाया जाता है और ये जल खारा होता है। शुद्ध जल बर्फ के रूप में दोनों ध्रुवों पर बर्फ से ढको पहाड़ों में पाया जाता है और भूमिगत जल और नदियों, झीलों और तालाबों का जल भी शुद्ध होता है। फिर भी इस जल की उपलब्धता विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है। गर्मी में अधिकतर स्थानों पर जल की कमी होती है, जिसको कि हम सूखा कहते हैं। और ग्रामीण इलाकों में जहाँ जल की आपूर्ति की व्यवस्था नहीं है, वहाँ लोगों का अधिकतर समय दूर से जल लाने में बीत जाता है। लेकिन दोस्तों, जल इतना आवश्यक क्यों है? कहा जाता है कि जल ही जीवन है। दोस्तों, जल सभी प्राणियों की आवश्यकता है। मनुष्य हो, पशु हो, जानवर हो, जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हों, सभी के लिए जल जरूरी होता है, क्योंकि कोशिका की सभी प्रक्रियाएं जलीय माध्यम में ही होती हैं। सभी प्रक्रियाएं जो हमारे शरीर या कोशिकाओं के अंदर होती हैं वह जल में घुले हुए पदार्थों की ही होती हैं और शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पदार्थों का जो संवहन है घुली हुई अवस्था में होता है। इसलिए जीवित प्राणी जीवित रहने के लिए अपने शरीर में जल की मात्रा का संतुलन बनाए रखते हैं। स्थलीय जीवों को जीवित रहने के लिए शुद्ध जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि खारे जल में नमक की अधिक मात्रा होने के कारण जीवों का शरीर उसे सहन नहीं कर पाता है। इस कारण प्राणियों और पौधों को पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए आसानी से जल के स्रोत आवश्यक हैं। दोस्तों, जल की मात्रा की उपलब्धता जो है पौधों और जंतुओं के प्रकार और उनकी संख्या पर भी निर्भर करती है। जहाँ पर देखिए जल की मात्रा कमी होती है, वहाँ पर पौधों और जंतुओं के आकार और प्रकार में भिन्नता होती है और जहाँ पर इसकी मात्रा अधिक होती है या वर्षा अधिक होती है, वहाँ पर उनका आकार, प्रकार और पैटर्न अलग अलग होता है। देखिए, मानचित्र में जब हम देखेंगे तो इसको सही से देख सकते हैं कि जल की उपलब्धता जो है विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग होती है और जल की उपलब्धता के आधार पर एक वर्ग के जो जीव होते हैं एक विशेष क्षेत्र में रहने में सक्षम होते हैं। वहाँ के जीवन की ये विविधता को भी दर्शाते हैं। जल की उपलब्धता को केवल एक कारक नहीं माना जा सकता है, बल्कि दूसरे कारक तापमान और मिट्टी की प्रकृति भी महत्वपूर्ण होती है। लेकिन अंत में ये मानना पड़ेगा कि जल एक महत्वपूर्ण संपदा और संसाधन है जो जीवन
को स्थल पर निर्धारित करता है। हमने वायु प्रदूषण के बारे में जान लिया था। वायु में अवांछनीय गैसों की मात्रा बढ़ जाना या कुछ ऐसी गैसें जिनसे मानव स्वास्थ्य को गंभीर खतरे हो सकते हैं, वायु प्रदूषण कहलाता है। जल प्रदूषण क्या है? दोस्तों, जल प्रदूषण क्या है? जल उन कीटनाशकों और उर्वरकों को भी घोल लेता है जिसका उपयोग हम खेतों में करते हैं। इन पदार्थों का कुछ प्रतिशत भाग जल में चला जाता है। हमारे शहर या नगर के नाले का जल और उद्योगों का कचरा भी नदियों और झीलों में संग्रहित हो जाता है। और कुछ उद्योग ऐसे हैं जिनकी सारी क्रियाओं में शीतलता बनाए रखने के लिए जल का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से जो निकला हुआ गर्म जल है उसको जलाशय में वापस लौटा दिया जाता है। जब बांध से जल को छोड़ा जाता है तब नदियों के जल के तापमान पर भी प्रभाव पड़ता है। गहरे जलाशय के अंदर का जल सूरज के द्वारा गर्म सतह के ऊपर जो है आ जाता है और नीचे की जल की जो है गहरे जलाशय का जल ठंडा होता है। जलाशयों में पाए जाने वाले जीवों के प्रकार को ये विभिन्न प्रकार से प्रभावित करता है। कुछ जीवों की ये वृद्धि को तो बढ़ाता है लेकिन कुछ को हानि पहुंचा सकता है और साथ ही साथ ये जीवों के संतुलन को भी नुकसान पहुंचाता है। जैसे जलाशयों में अनैच्छिक पदार्थों का मिलना, ये पीड़कनाशी या उर्वरक हो सकते हैं जो खेतों में उपयोग होते हैं, या कागज उद्योग में पदार्थ प्रयुक्त होने वाले विषैले पदार्थ हो सकते हैं। ये बीमारी फैलाने वाले जीव भी हो सकते हैं। दूसरी चीज़, इच्छित पदार्थों को जलाशयों से हटाना। इसके कारण क्या होता है, घुली हुई ऑक्सीजन जल में रहने वाले पौधों और जंतुओं द्वारा उपयोग की जाती है और किसी भी तरह का परिवर्तन जो इस घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा को कम करता है उसका जलीय जीवों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ तापमान में परिवर्तन होता है। जलीय जीव जिस जलाशय में रहते हैं वहाँ के एक विशिष्ट तापमान के अनुकूल होते हैं और उस तापमान में अचानक परिवर्तन उनके लिए खतरनाक होता है, उनकी प्रजनन की प्रक्रिया को बाधित करता है, उनके विकास को और उनके जीवित रहने की प्रक्रिया को बाधित करता है। दोस्तों, मृदा में खनिज की प्रचुरता क्या होती है? तो एक क्षेत्र जीवन की विविधता निर्धारित करने के लिए मृदा एक महत्वपूर्ण संपदा या संसाधन है। मृदा क्या है और मिट्टी कैसे बनती है? तो दोस्तों, पृथ्वी की सबसे बाहरी सतह को भूपर्पटी या भूपृष्ठ कहा जाता है और इस परत में पाए जाने वाले खनिज जो हैं जीवों के विभिन्न प्रकार के पालन पोषण करने वाले तत्व प्रदान करते हैं। लेकिन यदि ये खनिज बड़े पत्थरों के साथ संलग्न होते हैं तो ये जीवों के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं। हजारों और लाखों वर्षों के लंबे समय अंतराल में पृथ्वी की सतह या उसके समीप पाए जाने वाले पत्थर विभिन्न प्रकार के भौतिक, रासायनिक और कुछ जैव प्रक्रिया द्वारा टूटने के बाद सबसे अंत में जो महीन बचा हुआ कण होता है वो मृदा होता है। मृदा के बनने के कौन कौन से कारण उत्तरदायी हैं? तो पहला कारण है सूर्य। दोस्तों, सूर्य दिन के समय पत्थर को गर्म कर देता है जिससे वो फैलते हैं। रात के समय ठंडे होते हैं और संकुचित हो जाते हैं। क्योंकि पत्थर का प्रत्येक भाग समान गति से न तो गर्म होता है न ठंडा होता है, इसलिए असमान गति से फैलता और सिकुड़ता है। ऐसा बार बार होने पर पत्थर में दरार आ जाती है और अंत में ये बड़े पत्थर टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाते हैं। मृदा के बनने में या निर्माण में दूसरी प्रक्रिया जल की होती है। जल जो है सूरज के ताप से बने पत्थर की दरारों में जल जा सकता है। यदि यह जल बाद में जम जाता है तो ये दरार को अधिक चौड़ा करता है। और दूसरा, बहता हुआ जल कठोर पत्थर को भी तोड़ फोड़ देता है और तेज गति के साथ बहता हुआ जल प्राय अपने साथ बड़े और छोटे पत्थरों को भी बहा कर ले जाता है। ये पत्थर दूसरे पत्थरों के साथ टकराकर छोटे छोटे कणों में बदल जाते हैं। जल पत्थरों के इन कणों को अपने साथ ले जाता है और आगे निक्षेपित कर देता है। इस प्रकार मृदा अपने मूल पत्थर से काफ़ी दूर वाले स्थान पर पाई जाती है। तीसरा महत्वपूर्ण कारक वायु है। जैसे जल में पत्थर एक दूसरे से टकराने के कारण टूटते हैं, उसी प्रकार तेज हवाएं भी पत्थरों को तोड़ती हैं। वायु जल को एक ही तरफ बालू के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। इसके अलावा कुछ जीव भी मृदा बनने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। लाइकेन, जिसके बारे में हम जानते हैं पत्थरों की सतह पर उगते हैं, वे एक पदार्थ छोड़ते हैं जो पत्थर की सतह को चूर्ण के समान कर देता है और मृदा की एक पतली परत का निर्माण करता है। इस सतह पर मांस जैसे दूसरे छोटे पौधे उगने में सक्षम होते हैं और ये पत्थर को और अधिक तोड़ते हैं। बड़े पेड़ों की मूल भी कभी कभी पत्थरों में बनी दरारों में चली जाती हैं और दरार को चौड़ा करके तोड़ देती हैं।
तो ये सभी कारक मृदा के बनने के लिए उत्तरदायी होते हैं। दोस्तों, मृदा एक मिश्रण होता है, विभिन्न आकार के छोटे छोटे टुकड़े मिले होते हैं, सड़े गले जीवों के टुकड़े भी होते हैं, जिसको कि ह्यूमस कहा जाता है। इसके अतिरिक्त मिट्टी में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव भी मिले होते हैं। मृदा के प्रकार का निर्णय उसमें पाए जाने वाले कणों के औसत आकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। मृदा के गुण जो हैं उसमें स्थित ह्यूमस की मात्रा और पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों के आधार पर किया जाता है। मृदा की संरचना का मुख्य कारक ह्यूमस होता है, क्योंकि यह मृदा को सरंध्र बनाता है, यानी कि उसमें जगह बनाता है और वायु और जल का भूमि के अंदर जाने में सहायक होता है। खनिज पोषक तत्व जो उस मृदा में पाए जाते हैं वह उन पत्थरों पर निर्भर करते हैं जिससे कि मृदा बनी है। किस मृदा पर कौन सा पौधा होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस मृदा में कौन कौन से पोषक तत्व हैं और ह्यूमस की मात्रा कितनी है, उनकी गहराई क्या है। तो मृदा की ऊपरी परत जिसमें मृदा के कणों के अतिरिक्त ह्यूमस और सजीव होते हैं उसे ऊपरी मृदा कहा जाता है। ऊपर मृदा की गुणवत्ता जो उस क्षेत्र की जैविक विविधता को निर्धारित करती है, महत्वपूर्ण कारक होता है। दोस्तों, आधुनिक खेती में कीटनाशक और पीड़कनाशी और उर्वरकों का बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग हो रहा है। ऐसा उत्पादन बढ़ाने के लिए और लोगों की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन इन पदार्थों का लंबे समय तक उपयोग करने से मृदा के सूक्ष्म जीव मृत हो जाते हैं और मृदा की संरचना को नष्ट कर देते हैं। मृदा के पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण जो करने वाले जीव हैं वो समाप्त हो जाते हैं और ह्यूमस बनाने में जो सहायक भूमि में स्थित केंचुओं को भी ये समाप्त कर देते हैं। और अगर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या सस्टेनेबल खेती नहीं की जाए तो जल्दी ही उपजाऊ मृदा बंजर भूमि में बदल सकती है। इसलिए भूमि का जो प्रदूषण है उसको रोकने के लिए हमें जैविक कृषि या जैविक विविधता को नष्ट होने से बचाना होगा। मृदा जिसे एक स्थान पर देखते हैं वह लंबे समय अंतराल के बाद निर्मित हुई है। कुछ मृदा को एक स्थान पर निर्मित करने वाले कुछ कारक इसको दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए भी उत्तरदायी होते हैं और मृदा के महीन कण जो है प्रवाहित वायु या जल के साथ भी स्थानांतरित हो सकते हैं। मृदा के समस्त कणों के स्थानांतरित हो जाने पर कठोर पत्थर बाहर आ जाता है और इसमें एक महत्वपूर्ण संपदा की हानि होती है, क्योंकि पत्थर की उर्वरता नगण्य होती है। तो ये मृदा प्रदूषण आपने जान लिया। दोस्तों, पौधों की जड़ें मृदा के अपरदन को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बड़े स्तर पर जंगलों का कटना न केवल जैविक विविधता को नष्ट करता है बल्कि मृदा के अपरदन के लिए भी बहुत उत्तरदायी है। वनस्पति के लिए सहायक ऊपरी मृदा अपरदन की प्रक्रिया में तीव्रता से हट सकती है। ये पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों वाले भागों में त्वरित गति से होता है और मृदा के अपरदन की इस क्रिया को मृदा अपरदन या सॉइल इरोजन कहा जाता है, जिसको रोकना बहुत ज़रूरी होता है। आइए जानते हैं दोस्तों, जैव रासायनिक चक्रण क्या होता है कि बायो केमिकल साइकिल क्या है। दोस्तों, जीवमंडल के जैविक और अजैविक घटकों के बीच का सामंजस्य जीवमंडल को गतिशील और स्थिर बनाता है और इस सामंजस्य के द्वारा जीवमंडल के विभिन्न घटकों के बीच पदार्थ और ऊर्जा का स्थानांतरण भी होता है। इसमें कुछ चक्र होते हैं, जलीय चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र और कार्बन चक्र। उनको समझना जरूरी है। जलीय चक्र क्या है दोस्तों? जलाशयों से जल का वाष्पीकरण होता है, संघनन के बाद वर्षा होती है। समुद्र और महासागर को आपने कभी सूखते हुए नहीं पाया है, क्योंकि चक्रण के माध्यम से जल वाष्पीकरण द्वारा ऊपर उठता है, संघनन के द्वारा फिर ये वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आता है और नदियों, झीलों और तालाबों के द्वारा ये समुद्र में पहुंच जाता है, जिसको कि जलीय चक्र कहा जाता है। ये जलीय चक्र आसान नहीं होता है, बहुत ही कठिन प्रक्रिया होती है। और देखिए यहाँ पर किस तरह से प्रकृति में जलीय चक्र को दर्शाया गया है। ये जो है भूजल है, नीचे रहता है। ये सतही जल है, सतही जल का वाष्पीकरण होता है। ये संघनन होकर देखिए वर्षा बनता है, भूमि पर भी आता है और कुछ वर्षा जो है इसी जो है समुद्र और झीलों में भी हो जाती है। कुछ जल भूमि के नीचे चला जाता है। इस प्रकार ये जल चक्र चलता रहता है। जलीय चक्र में जो जल होता है वो क्या होता है? तो जल चक्र बहुत से पदार्थों को जल अपने में घुला लेता है। घुलने वाले खनिजों से होकर जब जल गुजरता है तो उनमें कुछ खनिज लवण जल में घुल जाते हैं और नदी बहुत से पोषक तत्वों को सतह से समुद्र में ले जाती है और इसका उपयोग समुद्री जंतुओं और जीव जंतुओं द्वारा किया जाता है।
जलीय चक्र के बाद आइए जानते हैं नाइट्रोजन चक्र या नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है। आप जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में 78% भाग नाइट्रोजन गैस का है। ये जीवन के लिए आवश्यक बहुत सारे अणुओं का भाग है, जैसे नाइट्रोजन से प्रोटीन बनता है, न्यूक्लियक अम्ल बनता है, डीएनए और आरएनए और कुछ विटामिन नाइट्रोजन से बनते हैं। नाइट्रोजन चक्र की संरचना यहाँ पर देखिए कैसे है। देखिए नाइट्रोजन, यहाँ पर नाइट्रोजन जो है दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं। वायुमंडलीय और औद्योगिक स्थिरीकरण, वायुमंडल के जल में जो पाया जाता है ये क्या होता है कि सबसे पहले नाइट्रोफिकेशन होता है। यहाँ पर वायुमंडल में नाइट्रोजन, यहाँ से नाइट्रिफिकेशन होता है, फिर वायुमंडलीय और औद्योगिक स्थिरीकरण होता है। उसके बाद क्या होता है कि कुछ पौधे जो हैं, हरे पौधे जो होते हैं, वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण को जीवद्रव्य में भेजते हैं, उसका अमोनियाकरण होता है। अमोनिया गैस बनती है, अमोनिया से नाइट्राइट्स बनता है, उससे नाइट्रेट्स बनते हैं और ये फिर इसको हरे पौधे यूज कर लेते हैं। इसके अलावा जो हरे पौधे के जीवद्रव्य होते हैं वो फिर जंतुओं के जीवद्रव्य होते हैं और वहाँ से फिर अमोनिया का निर्माण होता है। प्रकृति में ये नाइट्रोजन चक्र चलता रहता है। नाइट्रोजन एक प्रकार से देखा जाए तो सभी प्रकार के जीवों के लिए बहुत ही आवश्यक पोषक तत्व है। ये वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन गैस के प्रत्यक्ष या उपयोग से सरल हो जाता है। कुछ प्रकार के बैक्टीरिया को छोड़कर जीव रूप निष्क्रिय नाइट्रोजन परमाणुओं को नाइट्रेट्स और नाइट्राइड जैसे दूसरे आवश्यक अणुओं में बदलने में सक्षम नहीं है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले ये बैक्टीरिया या तो स्वतंत्र रूप से रहते हैं या द्विबीजपत्री पौधों की कुछ स्पीसीज के साथ पाए जाते हैं। साधारण रूप से ये नाइट्रोजन को स्थिर करने वाले बैक्टीरिया फलीदार पौधों की जड़ों में एक विशेष प्रकार की संरचना में पाए जाते हैं और इन बैक्टीरिया के अलावा नाइट्रोजन परमाणु नाइट्रेट्स और नाइट्राइड की भौतिक क्रियाओं के द्वारा बदलते हैं। तो कुल मिलाकर ये नाइट्रोजन चक्र वायुमंडल से लेकर पुनः जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रस अम्ल और वर्षा के साथ भूमि की सतह पर गिरने को, ये पूरा नाइट्रोजन चक्र चलता रहता है और नाइट्रोजन से सरल और जटिल यौगिकों का निर्माण भी होता है। जब जंतु या पौधों की मृत्यु हो जाती है तो मिट्टी में मौजूद बैक्टीरिया नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में और नाइट्राइड्स में बदल देते हैं और अन्य तरह के बैक्टीरिया इन नाइट्रेट्स को नाइट्राइड को नाइट्रोजन तत्व में बदल देते हैं और प्रकृति में नाइट्रोजन चक्र चलता रहता है, जिससे वो अपने मूल रूप से गुजरता हुआ मृदा और जल में साधारण परमाणु के रूप में बदलता है। इसी प्रकार दोस्तों कार्बन चक्र होता है। कार्बन पृथ्वी पर बहुत सारी अवस्थाओं में पाया जाता है। कार्बन अपने मूल रूप में हीरा और ग्रेफाइट में पाया जाता है। यौगिक के रूप में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। विभिन्न प्रकार के खनिजों में कार्बोनेट में हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है, जबकि सभी जीव रूप कार्बन आधारित अणुओं जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लियक अम्ल और विटामिन पर आधारित होते हैं। बहुत सारे जंतुओं के बाहरी और भीतरी कंकाल भी कार्बोनेट लवणों से बने होते हैं। इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की क्रिया जो सूर्य की उपस्थिति में उन सभी पौधों में होती हैं जिनमें कि क्लोरोफिल होता है, इस मूल क्रिया द्वारा कार्बन जीवन के विभिन्न प्रकारों में समाविष्ट होता है और ये प्रक्रिया वायुमंडल में जल में घुले कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज अणुओं में बदल देती है। ये ग्लूकोज अणु या तो दूसरे पदार्थों में बदल दिए जाते हैं या फिर दूसरे जैविक रूप से महत्वपूर्ण अणुओं के संश्लेषण के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। यहाँ पर प्रकृति में कार्बन चक्र देखिए किस तरह से होता है। कार्बन चक्र वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इससे कार्बनिक यौगिक का निर्माण पादपों द्वारा किया जाता है और ये बाद में कोयले के रूप में बदल जाते हैं। वायुमंडल में जो कार्बन होता है वो पानी में कार्बोनेट बनाता है। इसके अलावा जो कार्बनिक यौगिक है जंतुओं से पेट्रोलियम बनता है और अकार्बनिक कार्बोनेट बनता है। साथ में श्वसन और विघटन द्वारा, जंतुओं के श्वसन और विघटन द्वारा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जाती है और हरे पौधे उससे ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं और इस तरह ये चक्र चलता रहता है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है दोस्तों? ग्रीन हाउस प्रभाव एक शीशे का घर होता है जो ठंडे मौसम में गर्मी के लिए या गर्म थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय प्रक्रिया जो होती है उसमें भी ग्रीन हाउस या हरित गृह होता है। कुछ गैसें पृथ्वी से ऊष्मा का पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर जाने से रोकती हैं और वायुमंडल में विद्यमान इस प्रकार की गैसों की वृद्धि संसार के औसत तापमान को बढ़ा सकती है और पूरी दुनिया में इस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन का खतरा बढ़ा हुआ है। दोस्तों देखा जाए
तो ग्रीन हाउस गैसें जो हैं अधिकतर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प की मात्रा की बढ़ोतरी के कारण होती हैं। आइए जानते हैं ऑक्सीजन चक्र क्या है। ऑक्सीजन चक्र बहुत अधिक मात्रा में पाया जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑक्सीजन वायुमंडल में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसकी मात्रा वायुमंडल में लगभग 21% है और ये बड़े पैमाने पर पृथ्वी के पटल में यौगिक के रूप में और वायु में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाई जाती है। पृथ्वी के पटल में ये धातुओं और सिलिकॉन के ऑक्साइडों के रूप में पाई जाती है। कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट और अन्य खनिजों के रूप में भी ऑक्सीजन पाई जाती है। साथ ही ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल और वसा का भी एक आवश्यक घटक है। लेकिन जब हम ऑक्सीजन चक्र के बारे में बात करते हैं तो उस चक्र को निर्देशित करते हैं जो ऑक्सीजन की मात्रा को वायुमंडल में संतुलित बनाए रखता है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए वायुमंडलीय ऑक्सीजन है। ये इसका प्रयोग जो होता है श्वसन में होता है और कुल मिलाकर जल के निर्माण में होता है। जल प्रकाश संश्लेषण में काम आता है। साथ ही प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन निकलता है और कार्बनिक अणु जैसे ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो ये प्रकृति में जो है ऑक्सीजन चक्र इसी तरह से चलता रहता है। जो है ऑक्सीजन का जो प्रयोग होता है श्वसन, दहन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण में इसका प्रयोग होता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन में केवल एक ही मुख्य प्रक्रिया जिसको कि प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं उसके द्वारा लौटती है और प्रकृति में ऑक्सीजन चक्र की रूपरेखा बनती है। दोस्तों, यदि हम जीवन में श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन को महत्वपूर्ण मानते हैं, लेकिन कुछ जीव बैक्टीरिया तत्वीय ऑक्सीजन द्वारा जहरीले हो जाते हैं और बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया को ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होती है। ओजोन परत क्या है दोस्तों? ओजोन परत का नाम आप जो है हमेशा ओजोन परत क्षरण या ओजोन परत संरक्षण के रूप में सुनते हैं। ओजोन एक ऐसी महत्वपूर्ण गैस है जिसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। इसका सूत्र O3 होता है। और दोस्तों, ओजोन पृथ्वी की सतह पे रक्षा कवच का काम करती है और ये सूर्य से आने वाले हानिकारक अल्ट्रावायलेट विकिरण से हमारी रक्षा करती है। और हाल में ये पता चला है कि ओजोन परत का ह्रास अथवा क्षरण हो रहा है और मनुष्य के द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रकार के यौगिक जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC और जो है क्लोरीन और फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक, इससे ओजोन परत को नुकसान पहुंचता है। ओजोन परत के अणुओं के साथ प्रक्रिया करके ये उसको नष्ट कर देते हैं। दोस्तों, अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छिद्र पाया गया था और ओजोन परत के और भी अधिक छेद होने के कारण पृथ्वी के जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों के विषय में कल्पना करना बहुत ही कठिन है। बहुत सारे लोगों के विचार में ओजोन की परत को क्षीण होने की प्रक्रिया को रोकने के लिए प्रयास किए जाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। बहुत ही महत्वपूर्ण था। हमारे प्राकृतिक संसाधन क्या हैं और ये हमारे लिए किस रूप में उपयोगी हैं। आइए जानते हैं इस अध्याय का सारांश। पृथ्वी पर जीवन मृदा, वायु, जल तथा सूर्य के द्वारा प्राप्त ऊर्जा जैसी संपदाओं पर निर्भर करता है। स्थल और जलाशयों के ऊपर विषम रूप से वायु के गर्म होने के कारण पवनें उत्पन्न होती हैं। जलाशयों से होने वाले जल का वाष्पीकरण और संघनन हमें वर्षा प्रदान करता है। किसी क्षेत्र में पहले से विद्यमान वायु के रूप पर होने वाली वर्षा का पैटर्न निर्भर करता है। विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व चक्रीय रूप से पुनः उपयोग किए जाते हैं जिसके कारण जैवमंडल के विभिन्न घटकों में एक निश्चित संतुलन स्थापित होता है। वायु, जल तथा मृदा का प्रदूषण जीवन की गुणवत्ता और जैव विविधताओं को नुकसान पहुंचाता है और लास्ट में हमें अपनी प्राकृतिक संपदाओं को संरक्षित रखने की आवश्यकता है और उन्हें संपोषणीय रूप में उपयोग करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, ये था NCERT 9वीं कक्षा के विज्ञान का अध्याय 14। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।